दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल डाउन टू अर्थ में प्रकाशित लेख लेसन्स फ्रॉम कोविड-19 ऑन रिड्यूसिंग इंडियाज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और अंकटाड के लेख एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस चैलेंजेस अहेड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस क्या लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान है? पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी की वजह से घरों में कैद है। न सड़कों पर पहले की तरह आवाजाही है, न कारखानों में जूझती जिंदगियां हैं और न ही आकाश में इन कारखानों से निकलता धुआं है। इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से दुनिया को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही है, आवागमन और सभी तरह के आयोजन बंद हो गए हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच लॉकडाउन का पर्यावरण पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों कार्बन उत्सर्जन में कमी समेत कई तरह के प्रदूषणों को अपने आप कम होते देखा जा रहा है, जिससे हवा साफ है और लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। चीन की दीवार, माउंट एवरेस्ट और हिमालय की चोटियों को लोग काफ़ी दूर से साफ साफ देख पा रहे हैं और ऐसे कई बदलाव पर्यावरण पर देखे जा रहे हैं। इस आर्टिकल के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह महामारी प्रकृति के लिए वरदान साबित हुई है या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। फिर सवाल यह भी है कि क्या यह बदलाव स्थायी हैं? यदि नहीं, तो पर्यावरण को सहेजने और मानव प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो आइए विचार करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस महामारी के वैश्विक पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव क्या हैं और किस तरह इन प्रभावों ने यह उम्मीद जगाई है कि पर्यावरण प्रदूषण को सीमित किया जाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना असंभव नहीं है। कोरोना वायरस इस समय पूरी दुनिया के सामने सबसे अहम चुनौती बना हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी की चपेट में लाखों लोग आ चुके हैं। इससे निपटने के लिए पूरी आबादी को घरों में रहने, सामाजिक दूरी का पालन करने, यात्राएं बंद रखने आदि के निर्देश दिए गए हैं। घर, स्कूल, कार्यालय और कारखानों को अपनी गतिविधियों को सीमित रखने के आदेशों के साथ लॉकडाउन का रास्ता अपनाया गया है। इस क्रम में सड़क यातायात कम से कम हो गया है और एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को 60% से 95% तक कम कर दिया है। इसके चलते मार्च से अब तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिदिन लगभग 17% से भी ज़्यादा की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा कई तरह के प्रदूषकों में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि इस महामारी के दौरान वैश्विक उत्पादन, खपत और रोजगार के स्तर में भारी गिरावट के चलते गहरा आर्थिक और सामाजिक आघात पहुंचा है। लेकिन ये फैक्टर्स वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी के साथ भी जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन का पर्यावरण पर पड़ने वाला सबसे अहम प्रभाव यह है कि इस दौरान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक समुदाय ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अब तक कई प्रयास किए। कई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए, कई अंतर्राष्ट्रीय करार किए गए, लेकिन इस दिशा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया जा सका। लेकिन लॉकडाउन के कारण यह परिवर्तन बेहद कम समय में देखे जा रहे हैं। मार्च और अप्रैल महीनों में दुनिया के प्रमुख शहरों के वायु गुणवत्ता स्तर में उम्मीद से ज़्यादा सुधार हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन गैस और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में कमी के कारण हवा की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि भारत के पर्यावरण पर इस महामारी के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सफर यानी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न अहम उपायों के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में PM 2.5 में लगभग 30% की गिरावट आई है। साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में भी लगभग 40% की कमी आई है। इसके अलावा खतरनाक प्रदूषण स्तर पर पहुंच चुकी गंगा और यमुना समेत कई नदियों के पानी की गुणवत्ता में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। इन नदियों को साफ करने के लिए कई मुहिम चलाई गई थीं। यहाँ तक कि गंगा की सफाई के लिए अलग मंत्रालय तक का गठन किया गया था। सबसे बड़ा गंगा नदी सफाई प्रोजेक्ट नमामि गंगे भी चलाया जा रहा था, लेकिन ये सारे प्रयास असफल साबित हो रहे थे।
लेकिन लॉकडाउन के चलते जल प्रदूषण में कमी आई है और नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस परिवर्तन के दो अहम कारण हैं। पहला यह कि पानी की मांग कम हो गई है क्योंकि उद्योग बंद होने से पानी का इस्तेमाल कम हुआ है, और दूसरा यह है कि उद्योगों के बंद होने से नदी निकायों में विषाक्त अपशिष्टों को डंप करने या प्रवाहित करने में भारी कमी आई है। प्रकृति और वन्य जीवन ने खुद को फिर से पुनर्जीवित और स्वच्छ कर लिया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अनुसार 2019 से अब तक हंस प्रवास में 25% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन समेत कई जलीय जीवों एवं अन्य जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र और आवास में प्राकृतिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखे गए हैं। भारत के लिए यह परिवर्तन बेहद खास है। दरअसल भारत में हर साल लाखों लोग वायु, जल या भूमि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के कारण मारे जाते हैं। वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों में। भारत में अकेले वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी हम प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कारगर उपाय नहीं कर सके हैं। इस स्थिति की व्यापकता और भयावहता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 20 शीर्ष प्रदूषित शहरों में से 15 भारत के हैं और बड़ी संख्या में ऐसे शहर मौजूद हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अधिकतर देखने में आता है कि केंद्र या राज्य सरकारें इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने या इससे निपटने के लिए कोई कार्यवाही करने की दिशा में तब तक काम नहीं करती हैं जब तक कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट उन्हें कोई आदेश जारी नहीं करता। ऐसे में जब प्रकृति खुद ही अपनी हीलिंग कर रही है तो ये बदलाव भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं। तो सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को जानने के बाद यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि पर्यावरण पर इस महामारी के प्रभाव सिर्फ सकारात्मक हैं या कुछ नकारात्मक भी हैं। तो आइए देखते हैं इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को। इस महामारी का पर्यावरण पर सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव यह है कि इसके चलते कचरे का वॉल्यूम या आयतन बढ़ गया है। कृषि और मत्स्य निर्यात के स्तर में भारी कटौती ने बड़ी मात्रा में कचरे का उत्पादन किया है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के रखरखाव और निगरानी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके अलावा स्थानीय अपशिष्ट समस्याएं भी उभर कर सामने आई हैं, क्योंकि कई नगरपालिकाओं ने रिसाइकलिंग केंद्रों में वायरस फैलने की आशंका से अपनी रिसाइकलिंग गतिविधियों को बंद कर दिया है। एक अहम मसला यह भी है कि खाद्य खुदरा विक्रेताओं ने उपभोक्ताओं के पेपर बैग के फिर से उपयोग किए जाने पर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। इन सभी बदलावों ने कोरोना वायरस संकट के कारण सीमित क्षमता के साथ काम कर रहे कचरा प्रबंधन उद्योग के लिए अहम चुनौतियां पैदा की हैं। ऐसे में अपशिष्टों में वृद्धि होने के कारण मीथेन का उत्सर्जन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जो कि एक अहम ग्रीनहाउस गैस है। इस महामारी से पारिस्थितिक तंत्र के जोखिम में पड़ने की भी संभावना है। कई देशों में राष्ट्रीय उद्यानों और भूमि और समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में काम करने वाले पर्यावरण संरक्षण श्रमिकों को लॉकडाउन के कारण घर में रहना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति से अवैध रूप से वनों की कटाई, मछली पकड़ने और वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। इसके कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और उसमें पाई जाने वाली कई संरक्षित प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में अतिक्रमण का जोखिम भी बढ़ गया है। क्योंकि कई जगहों पर वहां के स्थानीय लोगों के लिए क्षेत्रीय पारिस्थितिकी अक्सर एक अहम आर्थिक आधार होता है। ऐसे में संकट के कारण बढ़ती बेरोजगारी से कई घरों में संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के संसाधनों के अति दोहन का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि अब स्थानीय लोग रोजगार छिन जाने से भोजन और आजीविका के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश कर रहे हैं। तो इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बाद इस बात पर चर्चा करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव क्या सिर्फ क्षणिक हैं या लंबे समय के लिए हैं, और भविष्य में क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो अब जानते हैं कि वे कौन सी चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में दुनिया के सामने मौजूद होंगी। यह कोई पहली दफ़ा नहीं है कि किसी महामारी के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी आई है।
दरअसल इतिहास में कई महामारियों को कार्बन उत्सर्जन कम होने से जोड़ा गया है। औद्योगिक युग से पहले भी 14वीं शताब्दी में यूरोप में कई महामारियों जैसे ब्लैक डेथ के कारण उत्सर्जन में कमी आई थी। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश फ्लू के कारण वायुमंडलीय CO2 के स्तरों में कमी देखी गई। लेकिन इन महामारियों से निपटने के बाद दुनिया ने कोई सबक नहीं लिया, बल्कि विकास, उत्पादन, विलासिता, भौतिकवाद की होड़ में बेतहाशा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया और पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया। इतिहास के अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने यह संभावना जताई है कि पोस्ट लॉकडाउन यानी लॉकडाउन के बाद कार्बन उत्सर्जन पहले के स्तरों से भी काफ़ी आगे निकल सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में कमी आएगी। इसका कारण है कि दुनिया भर के देश अपने आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए लोगों को रोजगार मुहैया कराने, गरीबी कम करने और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपने पर्यावरण संबंधी कानूनों को कम करने की अनुमति दे देंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण चीन है, जिसने लॉकडाउन के खत्म होते ही सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं और वहां के यातायात, कारखाने आदि भी पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो, जिससे व्यवसाय, आय, अर्थव्यवस्था और विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाया जा सके। कोरोना वायरस महामारी ने हर देश की कमजोरियों का खुलासा तो किया ही है, लेकिन साथ ही उनकी ताकतों से भी दुनिया को रूबरू कराया है और हमें आजीवन सबक लेने वाला पाठ पढ़ाया है। यह सच है कि कोविड-19 संकट वन्यजीव और प्रकृति के लिए वरदान की तरह है, लेकिन इसकी कीमत मानव जाति और अर्थव्यवस्था दोनों ही चुका रहे हैं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि स्थायी सतत विकास लक्ष्यों की ओर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सार्स, मर्स, इबोला जैसी महामारियों का बार बार फैलना जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता की हानि और वन्य जीवों के अवैध व्यापार का परिणाम है। कोरोना वायरस इसका उदाहरण है। इसलिए भविष्य में इस तरह के संकट की रोकथाम करने और इससे निपटने के लिए हमें प्रकृति और जैव विविधता की अहमियत को समझना होगा। जलवायु परिवर्तन एक धीमी गति से होने वाली महामारी है जो आने वाले वर्षों में मानव जीवन को बेतहाशा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हम सब महामारी से सबक सीख सकते हैं और भविष्य के लिए एक ऐसा खाका तैयार कर सकते हैं जो टिकाऊ हो और मानवों, पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए संतुलनकारी हो। इस दिशा में अगला कदम यह है कि अर्थव्यवस्थाएं सतत विकास आधारित हों। इस समय विकास को फिर से परिभाषित करने और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। एक अहम कदम यह भी उठाया जा सकता है कि निजी और सरकारी कंपनियां कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्पादन की इको फ्रेंडली तकनीक या हरित तकनीक को अपनाने का प्रयास करें। साथ ही सरकारों को पर्यावरणीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक नीतियां बनाने की भी ज़रूरत है। यह भी एक जरूरी कदम है कि हम विश्व स्तर पर और सामूहिक रूप से कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। एक अहम उपाय स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाना है। कोरोना वायरस संकट भारत को स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने और एक क्लीन भविष्य सुनिश्चित करने की ओर उन्मुख करता है। इसके लिए सौर पैनलों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों समेत पूरे नागरिक समाज को साझा प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा वायु, जल और भूमि की सफाई के लिए आवश्यक निवेश किया जाना भी बेहद ज़रूरी कदम है। एक अन्य प्रयोगात्मक कदम यह है कि लॉकडाउन के बाद भी जिन कार्यों के लिए वर्क फ्रॉम होम संभव हो उसे जारी रखा जा सकता है। इससे निजी वाहनों की संख्या कम होगी और यातायात जाम और प्रदूषण को कम किए जाने में मदद मिलेगी। पर्यावरण को विकास के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हम इसे टिकाऊ बनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की अहमियत को समझते हैं और इसके संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, तो प्रकृति, मानव और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। तो चलिए नोट करते हैं आज का सवाल। लॉकडाउन के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े हैं? विश्लेषण करें कि क्या ये बदलाव चिरस्थायी हैं। सकारात्मक बदलावों को बनाए रखने के लिए जरूरी उपाय सुझाइए।